रिटर्न्स वाले चैप्टर में अपना बेसिकली 1, 2, 3 GSTR 1, 3B और एनुअल रिटर्न्स की बात करी हुई है, ठीक है। एंड QRMP स्कीम्स के बारे में भी बात करी हुई है। IFF फैसिलिटी क्या होता है उसके बारे में बताया, ड्यू डेट्स ऑफ रिटर्न्स, लेट फीस और बाकी जो थोड़ी मोटी चीज़ें इधर उधर रिलेटेड टू ऑल दिस रिटर्न्स ही बात करी हुई है, ठीक है। अभी हम GSTR 1 की बात करते हैं। 1 एंड 3B जो है अपना, इट इज़ मोर और लेस सेम, मतलब उसमें जो पीपल हु आर रेस्ट्रिक्टेड हु डू नॉट हैव टू फाइल आर सेम। उसके बाद 9 के अलग है थोड़े से, बट आई विल से यू CTP हो गया, उसको 1 एंड 3B फाइल करना है। NRTP को 1 और 3B फाइल नहीं करना है। तो ये एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन हो सकता है, जो कि क्योंकि इनमें जो रेस्ट्रिक्टेड पर्सन है उसमें एक कम होता है तो एक ऐड हो जाता है, ऐसा होता है, बट मोर और लेस 6 ही है। GSTR 1 को who all do not need to file GSTR 1, ठीक है। NRTP, ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। उसके बाद पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS हो गया। ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। OIDR सर्विसेज जो कि नॉन रेसिडेंट मतलब नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है एंड गिविंग सर्विसेज टू अपना रेसिडेंट पीपल हो गया इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये जो क्लास ऑफ पीपल है ये सेम है फॉर GSTR 1 एंड 3B, इनको फाइल नहीं करना है, नो, ठीक है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो हो गया उसके लिए GSTR 8 है रादर दैन 1 एंड 3B, वो उसको मंथली फाइल करना है एंड उसके लिए एनुअल रिटर्न है या नहीं है मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है वो। अभी GSTR 1 होता है आउटवर्ड सप्लायर्स, वी ऑल नो। GSTR 1 का ड्यू डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब टैक्स पीरियड जो भी है रेगुलर हो तो वो वाला टैक्स पीरियड 1 मंथ के बाद वाला मंथ के 11th को। और अगर QRMP में हो तुम तो तुम्हारा रेलेवेंट टैक्स पीरियड हुआ मतलब क्वार्टर एंड, उसके बाद वाले मंथ का 13th डे। इसके बाद GSTR 1 में अमेंडमेंट्स की बात आती है। ट्रेडिशनली वी हैड GSTR 1 के अमेंडमेंट्स के लिए अपना अमेंडमेंट टेबल्स, ठीक है, विच कैन बी डन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से 3 years, ठीक है। ये एक लिमिट हुआ। दिस लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर GSTR 1, 3B, 9 एंड 8 ऑल्सो। इसके बाद GSTR 1 के लिए एक और लिमिट दिया हुआ है स्पेशली जो कि होता है तुम्हारा जिस ईयर में है वो रिटर्न, जिस ईयर में है फाइल की हुई, उसके ईयर एंड से अगले ईयर का 31st नवंबर, राइट, 31st नवंबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सक्सीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। GSTR 1 के लिए एक और फैसिलिटी है जो कि न्यू है, विच इज़ GSTR 1A। नाउ GSTR 1A के लिए लिखा है इन बुक इट्स रिटन कि इट हैज़ नो ड्यू डेट, बट GSTR 1 का मैं बताता हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कब होता है। GSTR 1A का फैसिलिटी ओपन्स अर्लियर ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 से लेकर GSTR 3B उस पर्टिकुलर पीरियड का जब तक फाइल कर रहे हो तब तक इट इज़ ओपन, मतलब जिस दिन ड्यू डेट था या एक्चुअल फाइल किया जो भी अर्लियर से लेकर तुम्हारा GSTR 3B फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद GSTR 1A फाइल नहीं हो पाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। उसके लिए बुक में की फीचर्स दिया GSTR 1A का, विच इज़ बेसिकली कि GSTR 1A इज़ ऑप्शनल फैसिलिटी, ओके। 1A कैन बी फाइल्ड वंस फॉर अ रिटर्न, मतलब इट कैन नॉट बी रिवाइज्ड। उसके बाद it allows to amend the records filed in the form GSTR 1 of the current tax period only, मतलब बैकडेटेड नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, ये वाला मंथ खत्म हो गया तो अगले मंथ का खुलता है ऐसा। ITC at the recipient's end, the ITC for the suppliers declared or amended by the supplier through GSTR form 1A will be available in 2B obviously, ये तो एंड देयर इज़ नो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 1A। अब ये बहुत लिखी हुई है उसके फीचर्स में, बट मैं तुम्हें बताया कि स्टार्टिंग से एंड कैसा होता है उसका, मंथली बेसिस पे होगा। QRMP के लिए भी सेम है फॉर द प्रोसेस लाइक नॉर्मल टैक्स पेयर्स का जो ड्यू डेट से, बट QRMP के लिए वर्ड विल बी यूज्ड की एंड ऑफ द क्वार्टर से, मतलब क्वार्टरली बेसिस पे होता है ना QRMP, तो उसका क्वार्टर वर्ड यूज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द टैक्स पीरियड का 1 मंथ। अमेंडमेंट्स, ओके। अभी एक और चीज़ आती है अपना जो कॉन्सोलिडेटेड बिल्स होता है ना, कॉन्सोलिडेटेड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज। GSTR 1A में ये फैसिलिटी है, ये मैंडेटरीली मतलब करना पड़ता है। GSTR 1 के लिए 3B में ऐसा कुछ नहीं है कि यू नीड टू फाइल कॉन्सोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज। 1 में इफ़ इट इज़ अ इंटर B2B ट्रांजेक्शन, B2C ट्रांजेक्शन के बीच में डिवाइड किया हुआ। B2B ट्रांजेक्शन के लिए तुम्हें हर बिल का
आउटवर्ड सप्लाई बनाना पड़ेगा, मतलब इन्फॉर्म करना पड़ेगा GSTR 1 के थ्रू। बट B2C में देयर आर ऑप्शंस, एक होता है इंटरस्टेट, एक होता है इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट में यू कैन गिव कॉन्सोलिडेटेड आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स। बट इंटर स्टेट के अंदर इफ़ द कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट इज अप टू 1 लाख तो यू कैन गिव स्टेट वाइज कॉन्सोलेशन समरी। बट अगर 1 लाख से ज़्यादा होता है किसी एक पर्टिकुलर इनवॉइस को तो उस केस में यू नीड टू गिव इंडिविजुअल आउटवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स। कैसे हुआ? इंट्रा स्टेट में स्टेट के अंदर कॉन्सोलेटेड दे दो, बट अगर इंटर स्टेट होता है तो उसके अंदर में फिर आते हैं 2 कैटेगरी। इंटर स्टेट मतलब स्टेट वाइज हो गया, उसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यू नीड टू गिव इट सेपरेटली। 1 लाख के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं मल्टीपल लोगों के साथ, ठीक है, तो यू कैन गिव अ कॉन्सोलिडेटेड समरी, इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू। GSTR 3B के लिए ऐसा है, GSTR 3B वही सेम क्लास ऑफ पीपल कैन डू नॉट हैव टू फाइल NRTP, ISD, उसके बाद अपना हो गया ई-कॉमर्स ऑपरेटर OIDR वाला एंड पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। 3B के लिए ऐसा आउटवर्ड सप्लाईज देना है हमें, ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें तुम्हें मतलब फाइल करना है। बट ये मैंडेटरी कि तुम नील GSTR 1 भले ही फाइल ना करो, बट नील GSTR 3B हैज़ टू बी फाइल्ड, बिकॉज इसके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर लेट फी भी दिया हुआ है, विच इज़ GSTR 3B नील होने से फाइन, और फाइल नहीं किया तुमने तो उसका फ़ाइन होगा 500 रुपीज़ और 20 रुपीज़ पर डे विच एवर इज़ लोअर, मैक्सिमम विल बी 500 ओनली। ऐसा नील GSTR 3B के लिए भी फाइन्स है। एंड नील GSTR 3B के देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड एज OTP फैसिलिटी, मतलब यू कैन थ्रू SMS OTP यू कैन इन्फॉर्म और फाइल नील GSTR 3B। हाँ, फिर हम बात करेंगे QRMP स्कीम के बारे में। QRMP स्कीम इज़ बेसिकली ऑप्शनल फैसिलिटी फॉर टैक्स पेयर्स जिनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 lakhs, नॉट एक्सीडिंग 5 lakhs, एग्जैक्टली 5 lakhs। ओके, QRMP वालों के लिए फैसिलिटी होती है एक IFF फैसिलिटी। IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, क्योंकि ये लोग क्वार्टरली बिल फाइल करेंगे। क्वार्टरली फाइल करने से क्या होगा, इन लोग जिन B2B कस्टमर के साथ अगर ट्रांजेक्शन करता है और B2B कस्टमर्स को चाहिए रहता है ITC, तो अगर ये क्वार्टरली रिपोर्ट करेंगे तो उनके 2B में क्वार्टरली आएगा। तो बेसिकली क्या मतलब है, QRMP वालों के साथ B2B वाले ट्रांजेक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि उनका तो मतलब एक क्वार्टर रुकना पड़ जाएगा ना अपना ITC यूज़ करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए दे ब्रॉट अप क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटी। इट इज़ बेसिकली अ फैसिलिटी, इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, विच में इन विच QRMP वाले एवरी क्वार्टर फर्स्ट 2 months में 50 lakhs तक की इनवॉइस का डिटेल्स भर सकते, ठीक है। एंड लास्ट मंथ का ऑफ एवरी क्वार्टर लास्ट मंथ यू नीड टू फाइल GSTR 1 मैंडेटरीली, ठीक है। तो IFF फैसिलिटी में यू कैन एक्स्ट्रा यू कैन डू व्हाट इज फर्स्ट 2 months में 50 lakhs तक का इनवॉइसेज यू कैन फर्निश, गिविंग द डिटेल्स अबाउट द योर कस्टमर्स जो कि B2B वाले। अब अगर 50 लाख से ज़्यादा होता तुम्हारा किसी क्वार्टर में बाई चांस, तो तुम क्या करोगे, फर्स्ट 2 months में यू विल हैव टू सिलेक्ट ऑन अ रैशनल बेसिस कि मुझे किस किस को ये बेनिफिट देना है, कि किस किस के मंथली में आ जाए, 2B में आ जाए करके। तो वो तुम्हारा जजमेंट के ऊपर। एंड द पीपल हु आर लेफ्ट IFF के अंदर दे कैन बी कवर्ड इन द GSTR 1 विच विल बी एट द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग IFF फैसिलिटी, IFF इज ऑप्शनल। तो फर्स्ट 2 months में फर्स्ट नेक्स्ट मंथ के मतलब फर्स्ट 2 months के जो ट्रांजेक्शन है, मतलब फर्स्ट मंथ का जो ट्रांजेक्शन हुआ उसका यू कैन फाइल अप टू द नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक, 1 से लेकर 13 के अंदर कोई भी दिन। सेकेंड मंथ का भी थर्ड मंथ में 1 से लेकर 13 के अंदर कोई भी दिन। बट थर्ड मंथ में सिंस यू हैव टू मैंडेटरली फाइल GSTR 1, उसका ड्यू डेट विल बी 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए GSTR 1 था 11th, QRMP वाले के लिए 13th। और जो भी कवर नहीं होता IFF में यू कैन कवर देम इन अपना ये GSTR 1। मैनर टू ओप्ट इन टू QRMP स्कीम कैसा होता है, फॉर एवरी क्वार्टर इन विच यू वॉन्ट टू ओप्ट इन, इट्स एनुअली वंस, ठीक है। पिछले साल का टर्नओवर देखते हुए तुम लोग ने अगर देखा कि 5 करोड़ तो क्रॉस नहीं हुआ है, हम इस साल ओप्ट करते, एंड यू वांट टू ओप्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से जून, तो इसका डेट्स क्या हो सकता है, मतलब फ्रॉम व्हेन टू व्हेन यू कैन ओप्ट इन। तो
अप्रैल से जून क्वार्टर के लिए यू कैन ऑप्ट इन फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर के सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग से लेके करंट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के एंड तक, मतलब 1 फेब से लेके 30 अप्रैल, इस ड्यूरेशन के बीच में कैन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। डेफिनेटली अगर तुम्हारा जो IFA फैसिलिटी है एवरी 2 मंथ्स 50 lakhs जो लिमिट दिया है, विच मीन्स एनुअली 4 crore, अगर तुम इसको एक्सीड कर रहे हो मतलब 5 crore एक्सीड कर जाओगे तुम एनुअली, एंड इट मीन्स जिस मंथ में यू क्रॉस 5 crore यू नीड टू कम बैक टू रेगुलर स्कीम, यू कैनॉट ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम। तो इसीलिए लिमिट भी उतना ही दिया है कम करके कि 50 लाख तक की बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। नाउ GSTR 1 एंड IFA फैसिलिटी जो भी अपना मंथली रिटर्न टाइप, हु ऑल आर मतलब बार्ड फ्रॉम फाइलिंग GSTR 1। देखो नॉर्मली GSTR 1 फाइल करने से दोज पीपल आर बार्ड हु आर एक्चुअली जिन्होंने GSTR 3 भी ना भराओ। तो पर्सन ऑप्टिंग QRMP और रेगुलर स्कीम कैनॉट फर्निश GSTR 1 इफ 3B हैज़ नॉट बीन फाइल्ड फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड। अभी QRMP के लिए टैक्स पीरियड हो गया क्वार्टर और रेगुलर वालों के लिए टैक्स पीरियड हो गया मंथली। सेकेंड, अ पर्सन जिसने बैंक डिटेल्स नहीं दी अभी तक अकॉर्डिंग टू रूल 10A। अभी पॉइंट 10A वाला इधर उधर भी आता है तो इसको याद रख लेना। रूल 10A में जिस लोगों ने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल नहीं दिया है, दे विल नॉट बी एबल टू गिव IFA फैसिलिटी या GSTR 1। 3B के बिना 1 नहीं जाएगा, याद रखना। और एक पर्सन टू हुम नोटिस अंडर सेक्शन 88 अंडर रूल 88C एंड 88D हैज़ बीन इशूड। 88C इज C एंड D, देखो दो है, ठीक है। 88C एंड D कैसे याद रखना, C पहले आता है, D बाद में आता है। तो C में इट विल बी योर डिफरेंस बिटवीन GSTR 1 एंड 3B, D में इट विल बी GSTR 2 एंड 3B। अब 1 एंड 3B में क्या इसका डिफरेंस होता है, आउटवर्ड सप्लाईज का, राइट। एंड 2 एंड 3B में क्या होगा, 2 में क्या आता है, इनपुट आता है। तो इट इज़ बेसिकली एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। 88C के अंदर इफ़ यू डू नॉट गिव 7 दिन के अंदर अमाउंट या रिप्लाई या जो भी, तो तुम्हारे अगेंस्ट में रिकवरी शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन 79। रिकवरी होगी क्योंकि तुमने टैक्स कम पे किया है और इधर हमने ITC एक्सेस यूटिलाइज किया है। तो इस केस में हमारे अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाएगी अंडर सेक्शन 73, 74, 74A। नया आया तो 74A में आएगा, पुराना अगर आ रहा तो 73, 74 में आएगा। कैसे, 88C इज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3B। तो इसका 7 दिन में रिप्लाई नहीं दिया या पेमेंट नहीं किया तो 79 सेक्शन के अंदर तुम्हारा रिकवरी शुरू हो जाएगा। और इधर अपना जो 88D है, इट इज़ बेसिकली डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 3B। सेकेंड आता है, C में 1 आ गया तो 2 आएगा इसमें, 2 एंड 3B में आएगा ITC का बात, मतलब एक्सेस यूटिलाइजेशन। एक्सेस यूटिलाइजेशन तुमने किया है तो तुम्हारे अगेंस्ट में 7 दिन में वही सेम 7 दिन दोनों में था। 7 दिन के अंदर में इफ़ यू डू नॉट गिव रिप्लाई, डू नॉट गिव पेमेंट वगैरह, तो इट विल बी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73, 74 एंड 74A विल बी इनिशिएटेड। ओके, कुछ पॉइंट जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। QRMP स्कीम इज एक्चुअली क्वार्टरली, तो यू कैन ऑप्ट इन क्वार्टरली, यू कैन कम आउट ऑल्सो इन क्वार्टर, मतलब इन 1 फाइनेंशियल ईयर यू कैन डू बोथ रेगुलर ऑल्सो एंड QRMP ऑल्सो, QRMP ऑल्सो एंड रेगुलर ऑल्सो, जैसे अंदर बाहर, बाहर अंदर। एंड QRMP स्कीम इज GSTN वाइज, मतलब सेम पैन पे जब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होगा तो मल्टीपल GSTN होगा, ठीक है। तो 1 GSTN वाला बिजनेस कैन ऑप्ट फॉर QRMP, अदर कैन स्टे आउट ऑफ QRMP, ठीक है। GSTR 3B का जो ड्यू डेट्स होता है फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर इज 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फॉर QRMP वाला इज पीरियड टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद वाले मंथ का 22nd या 24th, और 22nd एंड 24th इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्टेट्स which I do not think is required for exam, okay, तो I am not learning it, you also don't learn it। अपना अभी तक मेजर पोर्शन क्या खत्म हुआ है, GSTR 1, 3B, QRMP, IFA फैसिलिटी, who cannot file this facility, who cannot file GSTR 1 and 3B। अभी 2B की बात करते हैं। 2B इज इनवर्ड सप्लाईज का डिटेल्स विच इज़ ऑटो जनरेटेड, ठीक है। तो सबने किया ऑडिट, सबको पता है ऑटो जनरेटेड होता है 2B। वी यूज 2B बिकॉज 2A कैन बी, वी यूज 2A बिकॉज 2B कैन बी चेंज्ड, ठीक है। 2A इज अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस, जो भी तुम्हारा IFF के थ्रू आता है, GSTR 1 के थ्रू आता है, 5, 6, 7, 8 के थ्रू आता है, सब आता है 2 के अंदर। एंड GSTR 2B इज जनरेटेड ऑन 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ।
तो इसलिए हम GST 2B सिंस मंथली एक बार दिखाता है, मतलब इस मंथ का तो अगले मंथ ही दिखाएगा, बट इस मंथ का हर दिन तुम्हें 2B तुम चेक कर सकते हो, 2A चेक कर सकते हो, 2B एक ही बार आएगा। तो 2B इज़ कॉल्ड स्टैटिक एंड 2A इज़ कॉल्ड रियल टाइम बेसिस पे। अभी सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में जो पार्टीज फाइल नहीं कर सकती है हैज़ 2 डिफरेंट पार्टीज फ्रॉम 1 and 3B का जो फाइल नहीं कर सकती थी। जैसे 1 and 3B में CTP वॉज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ फाइल नहीं कर सकती है, एंड इसमें अपना जी एनुअल रिटर्न में GSTR 9 बेसिकली 9 सबके लिए 9 नहीं बट 9 इसके अंदर में CTP इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन कि CTP कैन नॉट फाइल GSTR 9 एनुअल रिटर्न। एक और पार्टी जो 3B and 1 में नहीं थी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, local authority whose books of account are subject to the audit of C and AG, but this party is included in the list of non-eligible persons of annual return। तो 2 पार्टी निकली है, 2 पार्टी ऐड हुई है। जो पार्टी निकली है वो है अपनी ई-कॉमर्स ऑपरेटर वाली which could not file 1 and 3B but it has to file annual return। और एक कोई सी पार्टी निकली है जो मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बट ठीक है। So you need to remember CTP and state government, local authorities, central government whose books of account are subject to C and AG audit are not required to give, 2 party are not required to give annual return along with ISD, NRTP, OIDR services वाला and persons authorized to deduct TDS and TCS। GSTR 9 जो होता है एनुअल रिटर्न फॉर मोस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड क्लास ऑफ पर्सन, GSTR 9 के लिए ड्यू डेट इज़ 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एंड इसका भी अमेंडमेंट इज़ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। GST 9 के साथ है एक सेल्फ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विच इज़ अगेन नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय CTP, NRTP, OIDAR, ये गवर्नमेंट हो गया जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट C and AG पे जाता है, TDS रिक्वायर्ड वाले लोग, और एक कोई सा भूल रहा होगा मैं, ISD 6 अगेन इन लोग को फाइल नहीं करना। 9C उन लोगों को फाइल करना था जिनका टर्नओवर इज मोर देन 5 crores, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। मैक्सिमम ईयर्स इसका भी 3 years है। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो कि GSTR 8 फाइल करता है उसके लिए भी 3 years है, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेट रिटर्न। फिर आता है GSTR 10 जो कि एक बहुत ही नीश, मतलब आई डोंट थिंक सब लोग याद रखते हैं इसको। GSTR 10 इज़ लास्ट फाइनल रिटर्न बोलते हैं इसको। सेक्शन 44 इज एनुअल रिटर्न, इसमें GSTR 9, 8 इनकी बात होती है, बट सेक्शन 45 इज़ फाइनल रिटर्न GSTR 10 जिसका ड्यू डेट टू बी फाइल्ड होता है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। देखो ई-कॉमर्स ऑपरेटर का बताया मैंने, GSTR 8 होता है उसका अलग होता है, इसलिए उसको 1 and 3B फाइल नहीं करना है। बट जो अपना OIDR सर्विसेज वाला होता है जिसको 1 and 3B नहीं करना है उसके लिए होता है GSTR 5A। GSTR 5A इज़ 20th ऑफ द फॉलोइंग मंथ उसको फाइल करना है। नाउ 20th इज़ ऑल्सो द ड्यू डेट फॉर GSTR 3B। बहुत सारा डेट्स क्लैश होगा। अभी अपना मेजर रिटर्न्स वाला काम खत्म हुआ। नाउ इंपॉर्टेंट छोटा सा ट्रिकी पॉइंट जो कि MCQs में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है बेसिकली आने को, तो इज़ लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न सेक्शन 47, बट लेट फीस ऑफ GSTR 9 इज़ इन सेक्शन 44। ओके, सेक्शन की बात 47 में है फॉर अदर्स एंड अदर रिटर्न्स, एंड सेक्शन 44 में है फॉर एनुअल रिटर्न बिकॉज 44 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो GSTR 9 and 3B का ये मेन फंड है जो कि याद करना हमें एग्ज़ाम के लिए ना। GSTR 9 and 9C साथ साथ चलते, ठीक है। 9 की बात करता है सेक्शन एंड 9C की बात भी साथ में ही करता है। 9C की बात करता है क्योंकि जिनका टर्नओवर 5 crores के ऊपर है दे नीड टू डू 9C, नहीं तो 9 इज़ फॉर एवरीवन। तो जो इसका टर्नओवर लेट फीस आर डिफाइंड अपॉन द टर्नओवर लेवल्स, टर्नओवर क्या कहाँ से कहाँ रेंजेस। तो 9 के लिए टर्नओवर रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम 5 crores, और 3B के लिए सिंस मैंने बताया था कि 3B हैज़ टू बी फाइल्ड अगर भी नील हो
तो इसीलिए इसका टर्नओवर का लिमिट स्टार्ट होता है नील से, मतलब 0 से। एंड 3B का टर्नओवर का लिमिट वहाँ ख़त्म होता है जहाँ पे 9 का शुरू होता है। 3 छोटू 9 बहुत बड़ा। तो शुरू करते हैं पहले टर्नओवर स्लैब्स। तो 3B के लिए शुरू करेंगे पहले। 3B के लिए टर्नओवर इज़ अगर नील तो तुम्हारा लेट फी होगा मिनिमम 500 और 20 पर डे विच एवर इज़ लोअर। अभी लिमिट जो है ना लेट फीस का कंपैरिजन में हमेशा 2 अमाउंट्स दिए हुए, एक अमाउंट में एक पर डे का, एक स्लैब अमाउंट इतना और एक पर डे वाइज दिया है। 3B में भी 9 में भी। 3 का पहला स्लैब था नील, अगर नील रिटर्न है और तुमने नहीं भरा है तो इट इज़ 500 और 20 पर डे विच एवर इज़ लोअर। सेकेंड स्लैब इज़ नील अप टू 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक, तो इसका हो जाएगा 2000 और 50 पर डे विच एवर इज़ लोअर। फिर आता है 1.5 से 5, 5 पे ख़त्म होता है 3 का। 1.5 से 5 5000 और 50 पर डे विच एवर इज़ लोअर। एंड सबसे महंगा वाला 5 करोड़ से ऊपर 10,000 और 50 पर डे विच एवर इज़ लोअर। तो इसका फर्स्ट वाले में जो अब नील वाले में सबसे कम दिया है, जो नील मतलब 0 टर्नओवर इज़ 0, उसमें दिया है 500 और 20 पर डे विच एवर इज़ लोअर। उसके बाद में साइड वाले में जो कंपैरिजन हो रहा है इट इज़ 50 पर डे 50 पर डे 50 पर डे। यहाँ पे 500 था, देन 2000, देन 5000, देन 10,000, 500, 2000, 5000, 10,000। अभी जितना भी अमाउंट है 500, 2000, 5000, 10,000, 20 पर डे 50 पर डे 50 पर डे 50 पर डे, ये दिस आर बोथ इंक्लूसिव ऑफ CGST एक्ट का भी एंड SGST एक्ट का भी। तो अगर इन एग्जाम इट आस्क्स यू कि गिव ओनली CGST एक्ट में कितना लगेगा या अपना SGST एक्ट में कितना लगेगा, तो इस अमाउंट को बाय 2 कर देना कैलकुलेट करके। ये हुआ हमारा 3B का। फिर आता है 9B का। 9B का शुरू होता है जहाँ पे 3B का ख़त्म होता है, मतलब 5 करोड़। अप टू 5 करोड़ होने से 50 पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज़ लोअर। इसमें टर्नओवर को पकड़ा क्योंकि इट इज़ एनुअल रिटर्न पकड़ेगा टर्नओवर को। 3B पकड़ेगा तुम्हारे कुछ नहीं तो अपना 9 का पहला स्लैब था अप टू 5 करोड़, सेकेंड स्लैब इज़ 5 करोड़ से 20 करोड़, थर्ड स्लैब इज़ मोर देन 20 करोड़। 520 मोर देन 20। फर्स्ट में 0.04% ऑफ टर्नओवर और 50 पर डे विच एवर इज लोअर। सेकेंड में आता है 5 से 20 के बीच में अपना 0.04% अगेन और 100 पर डे विच एवर इज लोअर। थर्ड में आता है मोर देन 20 करोड़ में 0.5% ऑफ टर्नओवर। पहले में था 0.04, सेकेंड में था 0.04, लास्ट में 0.5, मतलब इट इज़ 0.04 से मतलब 4 से सीधा 0.5। इट्स ए ह्यूज जंप। 20 करोड़ से ज़्यादा तुम्हारा टर्नओवर तो हम तुमसे ज़्यादा खींचेंगे मतलब 0.5% और 200 रुपीज़ पर डे विच एवर इज़ लोअर। अभी देखना 3 जो GSTR 3 का था GSTR 9 का था, 3 वाले में तुम्हारा जो फ्लैट अमाउंट है इट इज़ गिवन ऐसे चुपचाप कितना 500, 2000, 5000, 10,000। बट इस वाले में फ्लैट अमाउंट इज़ नॉट गिवन, फ्लैट परसेंटेज इज़ गिवन 0.04, 0.04 और इधर 0.5 और इधर में दिया वापस पर डे। तो रिवाइज करेंगे। 3 में दिया था क्या, 3 में शुरू होता है स्लैब रेट 0 से क्योंकि नील रिटर्न भी भरना पड़ता है हमको, नील 3B। तो 3 वाला इज़ 0 नील, 0 से 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक, 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। 0 से 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 5, 5 से ज़्यादा। 0 में सबसे कम था 500, फिर 2000, 5000, 10,000। उधर पर डे था कम है क्योंकि 0 नील है तो सबसे कम है 20 पर डे, उसके बाद 50 कर दिया स्लैब, 50 पर डे 50 पर डे 50 पर डे विच एवर इज़ लोअर। ऐसे 4 पॉइंट बने। फिर 9 में करेंगे, जहाँ 3 खत्म होता है वहाँ 9 शुरू होता है। 5 मतलब अप टू 5 करोड़, 5 से 20 करोड़ एंड मोर देन 20 करोड़। अप टू 5 करोड़ में आता है अपना
मुश्किल है रे बाबा याद करना। अप टू 5 करोड़ में आता है 50 पर डे और 0.04%, उसके बाद आएगा 100 पर डे और 0.04%, फिर आएगा 200 पर डे और 0.5% पर डे। ये होते हैं अपने फाइन। फिर आता है अपना पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट अंडर QRMP स्कीम, जो कि मैं नहीं करूँगा कवर अभी, बाद में देखेंगे उसको। पेमेंट ऑफ टैक्स में सिंपल था, QRMP स्कीम वालों के लिए फिक्स सम मेथड था और एक था SAT सेल्फ एसेस टैक्स। सेल्फ एसेस टैक्स में अगर तुम कम देते हो तो तुम्हें लगेगा क्या, इंटरेस्ट लगेगा अगर तुमने कम पेमेंट किया तो। ये तुम प्रेडिक्ट करो ना QRMP में कि इतना होगा तो इतना दूंगा, इतना होगा तो इतना दूंगा। बट फिक्स सम मेथड में क्या होता है, प्रीवियस पीरियड अगर तुम्हारा क्वार्टरली था तो 35% ऑफ द टैक्स पेड इन द प्रीवियस क्वार्टर उतना जमा कर दो, या फिर पेमेंट अगर मंथली था तो 100% ऑफ द टैक्स पेड इन द प्रीवियस मंथ उतना जमा कर दो। मतलब 35% था ना, पर मंथ का था वो, ठीक है। मतलब फर्स्ट मंथ में 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, सेकंड मंथ में अगेन 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, और थर्ड मंथ में तो तुम GSTR 1 फाइल करोगे ही तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कितना टैक्स देना है, तो यू कैन गिव दैट इन 3V। फिर एक टॉपिक है GSTP करके। नाउ GSTP वाला जो टॉपिक है इट इज़ थोड़ा सा बोरिंग सा, आई हैव कवर्ड इट इन द प्रीवियस वीडियो, तो एक वीडियो है ऑलरेडी उसके ऊपर, तो वो वाला देख लेना। एक नया चीज़ है इन्फॉर्मेशन रिटर्न करके, ऑथोरिटीज रिक्वायर्ड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न। तो इन्फॉर्मेशन रिटर्न इज बेसिकली बेस्ड ऑन द आइडिया टू सी द कॉम्प्लाइंस लेवल ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्प्लाइंस लेवल ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मैं आई एम रजिस्टर्ड, ठीक है। तो कॉम्प्लाइंस लेवल ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन्स विथ द डेटा जो कि उनको थर्ड पार्टी से मिल रहा है, मतलब डिपार्टमेंट बेसिकली क्रॉस चेक करेगा इस तरीके से। डिफेक्टिव इन्फॉर्मेशन रिटर्न, ठीक है, तुम्हें नोटिस अगर आता है कि 30 डेज़ की ये रिटर्न गलत था करके कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न, तो 30 डेज़ में उसका रिप्लाई कर देना या फिर नया फाइल कर देना। अगर नहीं होता है तो इट विल बी डीम्ड कि तुमने कभी फाइल किया ही नहीं। इश्यूएंस ऑफ नोटिस, द सेड अथॉरिटी में सर्व नोटिस within which period not exceeding 90 days from the date of service of notice, मतलब 90 डेज मैक्सिमम टाइम मिलेगा तुम्हें। अगर तुमने फर्निश नहीं किया, तुम्हें नोटिस आती है तो तुम्हें फर्निश करने के लिए 90 डेज मिलेगा। इसका फीस है 100 रुपीज़ पर डे और 5000 विच एवर इज़ लोअर।